हाँ नमस्कार बच्चों। हेलो नमस्ते सर। बेटे आवाज आ रही है? यस यस सर। हाँ वेरी गुड। तो सुप्रभातम सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो बेटे हम आज संस्कृत पढ़ेंगे। हम संस्कृत की फर्स्ट क्लास आज आपकी। बेटे फर्स्ट क्लास है ना? यस सर। हाँ जुड़ने दो बच्चों को, कुछ को और जुड़ने दो। चलो बेटे हम शुरू करते हैं। देखिए आज हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्लास 6। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार सभी को। चलो बेटे शुरू करते हैं हम पढ़ाई अपनी। देखो आज हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। आज हम संस्कृत का बेसिक नॉलेज, केवल बेसिक नॉलेज का मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर से हमारी क्लास में आता है या आपके टीचर आपकी क्लास में फर्स्ट बार आते हैं, तो आते ही आपको क्या पूछते हैं और आपको उनका ज्ञान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जैसे कोई बाहर का व्यक्ति हमारी क्लास में आता है तो हमें आते ही वो पूछेगा बेटे भाषा किसे कहते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो हमारे सामने आते हैं। अगर हमें इनका ज्ञान नहीं होगा, इनके बारे में नॉलेज नहीं होगा, हम बता नहीं पाएंगे, तो वो ऐसे समझेगा कि भाई इनको कुछ नहीं आता है बच्चों को। इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, समझना है और अपनी जो नोटबुक है उसमें आपको लिखना है। इसके बाद में आपको फेयर करना है उसको। सर अभी जो आप है ना व्हाइट बोर्ड पे लिखा रहे हो और लिखना है कि हाँ बेटे वो हाँ बिल्कुल कॉपी में लिखना है आपको, बिल्कुल कॉपी में लिखना है आपको और फिर फेयर करना है उसको, ठीक है ना। अब चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या है? तो देखो बेटे, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपकी हिंदी हो,
चाहे गुजराती हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे इंग्लैंड की कोई भाषा हो, चाहे फ्रांस की हो, कोई रूसी हो, सर्वप्रथम हम भाषा क्या है हमें ये ज्ञान होना चाहिए। तो भाषा का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं उसका माध्यम क्या है, भाषा है। हम अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने मन में आए हुए उद्गारों को एक दूसरे से बातचीत करके या आदान प्रदान करके उसकी बात को समझ करके हम जिसके माध्यम से उनको बात प्रदान करते हैं वो सारी भाषा कहलाती है। तो हम पहले भाषा की परिभाषा देखते हैं। लिखो वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा किसे कहेंगे, हम अपने जो भाव है यानी हमारे मन में आए हुए विचार हैं उनको हम जिसके द्वारा प्रकट करते हैं यानी बोलते हैं, दूसरा हम वो समझता है, सुनता है, तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। लिख लो आप इसको। सर हाँ बेटे, अब दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है? सर अब दिखाई दे रहा है सही। हाँ, यानी वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं वह आपकी भाषा कहलाती है। लिख लिया सबने? यस सर। हाँ बेटे, आगे देखो। अब देखो भाषा क्या है, भाषा का उच्चारण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। तो भाषा किसके द्वारा बोली जाती है, वर्णों के द्वारा। वर्ण, भाषा का सिंबल क्या है, चिन्ह क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। अपने संस्कृत में या हिंदी के अंदर देख लो, इंग्लिश के अंदर आपके अल्फाबेट होती है, ABCD इत्यादि, उनसे समझते हैं। संस्कृत में और हिंदी में हम वर्णों के द्वारा समझते हैं। तो वर्ण क्या है, वर्ण है बेटे भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, क है, ख है, ग है, च है, म है, अ है, आ है, ई है इत्यादि। यानी ये जो वर्ण है वो ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इनके द्वारा ही हम भाषा को एक दूसरे से समझते हैं या बोल पाते हैं उनको। ठीक है ना। प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में भी व्यक्ति इतना विकास नहीं हुआ था मानव का, ना भाषा का विकास हुआ था। तो प्राचीन काल में ऐसा कहते हैं कि आदि पुरुष जो थे अपने, वो भाषा का जो माध्यम था वो उनका इशारे थे या चिन्ह थे कोई। ठीक है ना। तो प्राचीन काल में इशारों और चिन्हों के द्वारा एक दूसरे की बातें की जाती थी, उनकी भाषा को समझा जाता था। जिस प्रकार से आज हमारे मुख बधिर जो व्यक्ति होते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते, वो भी उनके लिए एक विशेष प्रकार के चिन्ह इशारे बनाए गए हैं। तो उनके द्वारा वो एक दूसरे की बातों को समझते हैं। और वर्तमान में भाषा का बहुत विकास हो चुका है। तो हमने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा की जो माध्यम है वो वर्ण होते हैं और भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना, लिख लिया आपने इसको?
यस सर। लिख लो एक बार, जिन्होंने नहीं लिखा है। हाँ, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लो बेटे। सर ये मैं के बाद क्या है? बेटे मैं के बाद में ए है, आ है, ई है, इत्यादि। अब देखो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हमने वर्ण पढ़ा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बेटे? वर्ण दो प्रकार के होते हैं आपके। फर्स्ट है आपके स्वर और दूसरा है आपके व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के? वर्ण दो प्रकार के हुए, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, वो हम देखते हैं। तो देखो सर्वप्रथम हम स्वर को देखते हैं। स्वर क्या है? तो बेटे देखो इसमें पहला है स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। स्वर अपने आप में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। स्वरों को तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी हम स्वरों को तोड़ नहीं सकते। स्वरों के उच्चारण हेतु अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो अन्य जो वर्ण है उनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो पहला है स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। दूसरा है स्वरों को तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ने का मतलब तोड़ना ऐसे थोड़ी होता है। तोड़ने का मतलब होता है स्वरों को अलग नहीं किया जा सकता, उनको बांटा नहीं जा सकता। और स्वरों के उच्चारण हेतु अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। लिख लो इसको एक बार। आगे देखो अब स्वरों के प्रकार। स्वर कितने होते हैं? देखो बेटे एक है आपके, तो पहला है मूल स्वर। वो 5 होते हैं आपके, ए, ई, उ, री और री। ये 5 आपके मूल स्वर हैं। इसके अलावा माहेश्वर सूत्रों के अनुसार माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ, यानी ये हो गए आपके 9। हिंदी में अलग होते हैं, ज्यादा होते हैं, 13 के लगभग आते हैं। ठीक है ना सर और इस, हाँ बेटा। सर ये ई के बाद क्या है सर मूल स्वर में? ई के बाद में उ है, उ। सर ऊ के बाद में? उसके बाद में री और री, री और री। ठीक है ना। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार आपके 9 स्वर होते हैं, ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। ठीक है ना। अचय स्वर होते हैं ना, अचय स्वरा, ऐसे लेकर के चैतक माहेश्वर सूत्रों के अंदर। माहेश्वर सूत्र लिखाएंगे आपको बाद में, अभी कल। ठीक है नेक्स्ट क्लास में। लिख लो इसको एक बार। सर लिख रहे हैं।
हाँ लिख लो लिख लो। बात क्या है? किसके बाद? सर हाँ बेटा। सर आप आ ही नहीं रहे हो फोन पर। हाँ बेटे। सर मूल स्वर की बात क्या है? किसके बाद में? सर मूल स्वर की बात के अंदर कौन सा स्वर है? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 होते हैं। ए, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 स्वर हैं। तो ये आपके स्वर हो गए हैं। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। स्वरों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्वरों के उच्चारण हेतु अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपके मूल स्वर है 5 और आपके माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 स्वर होते हैं। ठीक है ना? आगे देखो अब आप। अब देखो व्यंजन। अब देखो व्यंजन किसे कहेंगे। अब देखो इसका लिख लो। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। दूसरा है व्यंजनों के व्यंजनों के टुकड़े किए जा सकते हैं। तीसरा है व्यंजनों के उच्चारण हेतु स्वरों की आवश्यकता होती है। वही आपके इसमें भी 3 आ गए। पहला है व्यंजन अपने आप में पूर्ण होते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं, सॉरी। व्यंजनों के टुकड़े किए जा सकते नहीं किए जा सकते, सॉरी किए जा सकते हैं। व्यंजनों के उच्चारण हेतु स्वरों की आवश्यकता होती है। यानी हम व्यंजनों को तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं व्यंजनों को। व्यंजनों का हम उच्चारण करेंगे तो उसके लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होगी ही। स्वरों के मिलान के बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे आपके क है। अब देखो क में क और ए मिला हुआ है। जब तक हम क के साथ में ए नहीं बोलेंगे तो क का उच्चारण नहीं होगा। क बोलेगा क और क का ए मिलते क, ए बोलेगा लास्ट में। जैसे महेश है आपके, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो मैं, धन ए, धन है, धन ए, धन शय और धन ए। इस प्रकार इसके टुकड़े होंगे। क के, ख के, च के जो है वो टुकड़े इस प्रकार होते हैं। लिख लो इसको आप एक बार। सर लिख लिया? हाँ और लिखने दो बच्चे, 2-3 बच्चे और हैं। सर लिख लिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे बोलो। सर दिख रहा नहीं है।
हाँ, आगे देखो, हो गया दिख रहा है सबको बोर्ड? यस सर। अब देखो, हमने पढ़ लिया भाषा, वर्ण, स्वर और व्यंजन, 4 हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये 3 आपके और हैं इसमें। तो सबसे पहले हम संज्ञा देखते हैं। संज्ञा किसे कहेंगे? देखो बेटे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, इनका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात इस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, ठीक है ना, इत्यादि का बोध कराएं, यानी उनका ज्ञान करवाएं, उनके बारे में बताएं, तो इस प्रकार का जो शब्द होता है वह संज्ञा कहलाता है। तो परिभाषा लिख लो इसकी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या किसी का नाम हो, इत्यादि का बोध जो शब्द करवाते हैं, उनके बारे में जो बताते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम है, मोहन है, सीता है, ठीक है ना, नदी है, ठीक है ना, जैसे गंगा है, जैसे पर्वत है, जैसे आपके जयपुर है, इसी प्रकार दिल्ली है, हाथी है, गाय है, इत्यादि। यानी ये वे शब्द हैं जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम इत्यादि का बोध करवाए, ज्ञान करवाते हैं, तो इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अब देखो, संज्ञा के प्रकार भी होते हैं, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, स्थानवाचक, जो भी है वो अलग अलग, लेकिन वो आगे क्लास में देखेंगे हम। अभी एक बेस तैयार कर रहे हैं हम आपका, ठीक है ना। तो एक बात देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। देख लो इसको, लिख लिया बेटे सबने? यस सर। यस सर। हाँ लिख लो, और लिख लो, 2 मिनट और, 1 मिनट और देखते हैं हम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे बोलो। सर गाय के आगे क्या लिखा हुआ है? बेटे गाय के आगे इत्यादि। बेटा तो बेटा चलो आगे देखो अब।
आप देखो संज्ञा के बाद में आता है सर्वनाम। संज्ञा के बाद में आता है सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि हम जो ये संज्ञावाची जो शब्द हैं उनके स्थान पर प्रयुक्त करते हैं तो उनका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे राम खाना खाता है, सामने राम बैठा हुआ है, हम कह रहे हैं राम पढ़ता है, तो अगर हम उसको कह दें कि वह पढ़ता है तो उसका अर्थ क्या हुआ? वही होगा कि राम पढ़ता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार संज्ञावाची जो शब्द हैं उनके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द वे सर्वनाम कहलाते हैं। देख लो इसकी परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह है, उसे, उन्हें, उसका, उनके द्वारा इत्यादि। यानी आपको ध्यान में रखना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसे, उन्हें, उसका, उनके द्वारा, उनका इत्यादि इस प्रकार के शब्द आते हैं वे सारे सर्वनाम कहलाते हैं। देखो इसको, लिख लो। सर लिख लिया। हाँ वेरी गुड। और लिख ले, दो बच्चे, दो तीन बच्चे और वो लिख लो, सारे लिख लो। सर लिख लिया। हाँ चलो आगे सर देखो। लिख लिया। ध्यान में रखना है क्या है आपको कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। आपको उदाहरण बता दिया मैंने। अब देखो सर्वनाम के भी प्रकार होते हैं, ठीक है ना, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है ना। अब सर्वनाम के बाद में आता है विशेषण। विशेषण किसे कहेंगे? विशेषण कहेंगे संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। यानी वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञावाची शब्दों के या सर्वनामवाची शब्दों के पहले लग करके उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं। जैसे पर्वत, ऊंचा पर्वत है, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे? ऊंचा पर्वत, या वह पर्वत ऊंचा है। तो ऊंचा जो शब्द है वह उसकी लंबाई को, ऊंचाई को दर्शाता है। इस कारण से हम वो शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। लंबा पेड़, मोटा हाथी, ठीक है ना, काला सांप, ठीक है, सुंदर बालक, ज्ञानी बालक, ठीक है ना। इस प्रकार के जो शब्द हैं ये विशेषणवाची शब्द होते हैं और ये जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो परिभाषा लिख लो आप। वे शब्द जो
संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या है सिस्टम, यानी वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला सांप, ऊंचा पर्वत, ज्ञानी बालक, लंबी नदी, सुंदर बालिका, लंबा पेड़। यानी इस प्रकार के शब्द, जैसे सांप है संज्ञावाची शब्द है, काला इसके आगे लगा हुआ है तो हमें इसके वर्ण का पता चल रहा है कि कौन से रंग का है ये। ऊंचा है पर्वत की ऊंचाई का पता चल रहा है तो ये विशेषण हो गया। बालक ज्ञानी है बुद्धिमान है तो ये शब्द विशेषण हो गया, ये संज्ञावाची शब्द हो गया। नदी लंबी है ये विशेषण हो गया। बालिका सुंदर है ये विशेषण हो गया। पेड़ लंबा है, लंबा या ऊंचा कर लो आप, ऊंचा पेड़, पेड़ ऊंचा है बड़ा है तो ये विशेषणवाची शब्द हो गया। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार के शब्द जो हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं वे हमेशा सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। आपको लिख लो, इसको लिख लो। सर लिख लिया। हाँ लिखो और लिखो, कई बालों का नहीं लिखा है। लिख लिया। हाँ जिन्होंने लिख लिया वो बढ़िया बात है, और लिख लो। 2 मिनट दी जा रही है आपको। अब देखो हमने 5 या 6 टॉपिक पढ़ लिए हैं। भाषा के बारे में पढ़ा हमने, वर्ण के बारे में पढ़ा, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा, संज्ञा के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा और विशेषण के बारे में पढ़ा। यानी 6-7 टॉपिक हुए हैं अपने। ये आपका बेस है। बेस का मतलब जानते हो कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आए तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये बातें हमें नॉलेज में होनी चाहिए। एक बार हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनना है आपको, ठीक है ना, समझना है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो बेटे वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं भाषा कहलाती है। यानी एक दूसरे के साथ हम अपनी बातों का आदान प्रदान जिसके माध्यम से करते हैं वह भाषा कहलाती है। हर जगह की भाषा अलग अलग होती है, समान नहीं होती है। अब भाषा किसके द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है? तो भाषा को बोलने और समझने के लिए वर्णों की व्यवस्था की गई है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार के वर्ण होते हैं तो हमें उनको ध्यान में रखना होता है, तब जाकर के हम भाषा को पढ़ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट होती है, हिंदी और संस्कृत के अंदर वर्ण होते हैं। अब वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। यानी भाषा जो होती है उसकी सबसे छोटी इकाई जो वर्ण होती है। अब वर्ण प्रकार कितने होते हैं? वर्ण बेटे 2 प्रकार के बताए मैंने आपको। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यानी स्वर क्या है और व्यंजन क्या है? स्वर है, मैंने आपको 3 बात बताई स्वर के अंदर।
स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, ठीक है ना। दूसरी है स्वरों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात हम स्वरों को अलग अलग नहीं कर सकते। तीसरी है स्वरों के उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वे अपने आप ही उच्चारित होते हैं, उनके लिए साथ में किसी को लगाने की या उसके साथ किसी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो स्वरों के प्रकार, आपने माहेश्वर सूत्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कल नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे हम। माहेश्वर सूत्र हैं उनमें स्वर और व्यंजन बताए गए हैं पूरे, ठीक है ना। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो स्वर होते हैं वो 9 होते हैं, अच स्वरा ऐसे लेकर के, जैसे माहेश्वर सूत्र थे ऐ उण ऋल ऋग ए ओंग ए औच हय वरट लण यमगणनम झवय घट दस जबगढ़ दस खप चट थय चटताओ कपय ससर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनमें प्रारंभ के जो ऐ उण ऋल ऋग ए ओंग ए औच जो 4 सूत्र हैं वे आपके स्वरों के बारे में बताते हैं और बाद वाले व्यंजन के बारे में बताते हैं, तो कल देख लेंगे हम। अब स्वर क्या है, स्वर 9 है, ऐसे लेकर के चैतक, जैसे ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ, ये 9 जो आपके स्वर होते हैं। लेकिन मूल स्वर 5 होते हैं आपके, मूल स्वर 5 होते हैं, ए ई उ रील री, ये 5 स्वर मूल हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हमने पढ़ा व्यंजन। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, और व्यंजनों के हम टुकड़े भी कर सकते हैं, व्यंजनों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, मैं के अंदर ए मिला हुआ है किसी के नाम के साथ में, जैसे हम अलग अलग कर सकते हैं उनको, ठीक है ना। ये व्यंजन है। व्यंजन बेटे 40-42 के लगभग होते हैं, वो अलग अलग हैं, वो 2 बढ़ते हैं उसमें, तो 4 तो। लेकिन जो आपके माहेश्वर सूत्र हैं उनके अंदर दे रखे हैं, जैसे आप एक कैसे मैं पर्यंत 5 वर्ग, ठीक है ना, स है, और इसके अलावा आपके यह वरल है, यह आपके, ठीक है ना, ये आपके 30-32 के लगभग हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं बेटे? संज्ञा कहते हैं वे जो किसी नाम या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम इत्यादि का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपके राम श्याम मोहन पर्वत हाथी गाय, ठीक है ना, नदी जयपुर दिल्ली बंबई जो भी है वो, ठीक है ना। तो ये आपके संज्ञा है, सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसे, उनको, उन्हें, ठीक है ना, इस प्रकार के जो शब्द हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ये क्यों प्रयुक्त होते हैं? क्योंकि कभी कभी हम संज्ञावाची शब्द है, किसी का नाम विशेष, उनको बार बार नहीं बोलना पड़े हमें, तो हम उसी को बोल देते हैं, सर्वनाम लगाते हैं उसके साथ में, ठीक है ना। इसके बाद में आता है आपका विशेषण। विशेषण कहते हैं वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी उनके बारे में हमें बताएं कि कैसा है ये, तो वो आपके विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला सांप, ऊंचा पर्वत, ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान मोहन, ठीक है ना, ऊंचा पर्वत है, लंबी नदी है, इस प्रकार के उनके पहले जुड़ करके उनके बारे में बताए, वे आपके विशेषण कहलाते हैं। तो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी है, आपको ध्यान में रखना है, लिखना है इसको, आपकी फेयर कॉपी पे तैयार करना है इसको, ठीक है ना। जैसे स्कूल खुलेगी आपको, ठीक है ना, आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है ना बेटे। हाँ वेरी गुड, समझ में आया सबको? यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे और है कुछ इसमें, ठीक है ना बेटे। धन्यवाद बेटे सबको। Yes, sir. ओके चलो उठाता है क्लास।